हेलो बच्चों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9वीं कक्षा की कविता चांदनी रात पढ़ाने वाली हूँ, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी है, जो कि पंचवटी नामक खंड काव्य से ली गई है। तो शुरू करते हैं। पंक्तियां हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में कवि जो हैं चांदनी रात का सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सुंदर चांदनी रात है और आकाश में चंद्रमा शोभायमान है। चारु अर्थात सुंदर, अवनी अर्थात धरती। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चांदनी रात है और चांदनी रात में सुंदर जो चंद्रमा है वो आकाश में विद्यमान है और उसकी जो चंचल किरणें हैं वे जल अर्थात पानी में, थल अर्थात जमीन पर, पानी और जमीन पर खेल रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे कवि कह रहे हैं स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि स्वच्छ अर्थात निर्मल चांदनी जो है चारों तरफ बिछी हुई है, चाहे वो अवनी अर्थात धरती तल हो या फिर अंबर तल हो। आकाश और धरती पर चारों तरफ जो है सुंदर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। आगे की पंक्तियां देखिए। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में देखिए कवि कह रहे हैं पुलक, पुलक यानी खुशी प्रकट करना। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो चांदनी रात है, इस चांदनी रात में धरती खूब प्रसन्न दिखाई दे रही है और वो अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी को किस तरह प्रकट कर रही है? हरित तृणों की नोकों से अर्थात हरी घास के नोकों से, तृण यानी घास, हरी घास के नोकों से वो अपने पुलक प्रकट कर रही है अर्थात अपनी खुशी प्रकट कर रही है। आगे कवि कहते हैं मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु अर्थात वृक्ष। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि चांदनी रात में जो पेड़ पौधे हैं वो भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं और वे मंद गति से चलने वाली पवन के झोंकों से झूमकर मानो अपनी खुशियों को प्रकट कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे की पंक्तियां देखिए। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तिब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, नीरानंद है कौन दिशा। यहाँ पर देखिए कवि जो कह रहे हैं कि कितनी सुंदर चांदनी रात है और इस चांदनी रात में कितनी सुंदर स्वच्छ चांदनी बिछी पड़ी हुई है और इस चांदनी रात में जो निशा है अर्थात रात्रि है कितनी सन्नाटे भरी है। निस्तब्ध यानी सन्नाटे भरी, निशा यानी रात्रि, तो सन्नाटे भरी रात्रि है। तो इस सुंदर स्वच्छ चांदनी रात में जो निशा है वो कितनी सन्नाटे भरी है। कवि आगे कहते हैं हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह नीरानंद है कौन दिशा। और इस चांदनी रात के मनोहारी दृश्य में जो चारों तरफ जो है एक सुगंधित, सुमंद यानी धीमी धीमी गति से एक सुगंधित, गंध यानी सुगंधित जो है हवा बह रही है। और कैसी बह रही है? स्वच्छंद यानी स्वतंत्र तरीके से हवा बह रही है और इस वजह से कोई भी दिशा ऐसी नहीं है कि जो आनंद से युक्त न हो, अर्थात सारी दिशाएं जो है आनंद से युक्त दिखाई दे रही है। नीरानंद यानी आनंद से रहित कोई भी दिशा नहीं है कि जो आनंद जिस दिशा में न हो, अर्थात संपूर्ण दिशाएं आनंद से युक्त नजर आ रही हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप।
इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो नियति रूपी नटी है, नटी अर्थात नायिका, नियति रूपी जो नायिका है उसकी जो क्रियाकलाप हैं, कार्यकलाप अर्थात क्रियाकलाप या फिर गतिविधियां, उसके जो क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं, वो इस रात्रि के समय भी बंद नहीं हुए हैं, अब भी चल रहे हैं। लेकिन किस तरीके से चल रहे हैं? पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो उस नियति रूपी जो नायिका है उसके जो क्रियाकलाप हैं बड़े ही एकांत भाव से, शांत तरीके से और चुपचाप तरीके से उसकी जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं, बंद नहीं हुई हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब रात्रि के समय पर सभी लोग सो जाते हैं तो सोने के पश्चात वसुंधरा अर्थात जो धरती है, ऐसा लगता है कि जो धरती है सबके सो जाने पर चांद तारे रूपी जो मोती है उनको वो क्या करती है? बिखेर देती है। आगे कवि कहते हैं और प्रातः काल होने पर, सदा सवेरा होने पर अर्थात सदा प्रातः काल होने पर जो रवि है, सूर्य है, उन चांद तारे रूपी मोतियों को बटोर कर अपने पास रख लेता है। आगे की पंक्तियां देखिए। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यहाँ पर देखिए कवि कह रहे हैं विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली। ठीक है, विश्राम देने वाली किसे कहा गया है? संध्या को। संध्या यानी शाम को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो सूर्य अपने पास में जो चांद तारे रूपी जो मोती अपने पास बटोर कर रख लेता है तो वो क्या करता है, फिर शाम हो जाती है तो शाम को वो क्या करता है, संध्या को वो जो विराम देने वाली है उसको वो चांद तारे रूपी जो मोती है वो भेंट स्वरूप उसको दे जाता है। आगे कवि कहते हैं शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, और उन चांद तारे रूपी मोतियों से जो चांदनी रात अर्थात जिसका रूप कैसा है? काले रंग का है। श्याम तनु यानी होता है शरीर, जिसका शरीर काले रंग का है, उन मोतियों को धारण करने पर उसका जो नया रूप छलकता है, यानी कि वो बहुत ही सुंदर दिखलाई पड़ने लगती है, उसका एक नया रूप छलकने लगता है। आगे की पंक्ति देखिए। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी, यहाँ पे पंचवटी नामक स्थान का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि पंचवटी के जंगलों की छाया में एक सुंदर पर्ण अर्थात पत्तों से बनी हुई कुटिया, कुटीर अर्थात कुटिया या फिर झोपड़ी। ठीक है, तो पंचवटी के जंगलों की छाया में एक सुंदर पर्णों से बना हुआ या पत्तों से बनी हुई कुटिया है, और उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने एक स्वच्छ यानी कि निर्मल शिला है, अर्थात एक बड़ा सा पत्थर है, और उस पत्थर पर एक धीर अर्थात धैर्यवान, वीर अर्थात वीरवान, निर्भीक अर्थात निडर, मना अर्थात मनुष्य। तो उस जो शिला पर है, एक उस शिला पर धैर्यवान जो वीर है और जो निर्भीक है, ऐसा मनुष्य बैठा दिखलाई पड़ रहा है। आगे की पंक्तियां देखिए। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य शिला पर बैठा है उस मनुष्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कौन धनुर्धारी है। धनुर यानी कि जो धनुष बाण को धारण करने वाला होता है, धनुर्धारी। ठीक है, तो उस मनुष्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कौन धनुर्धारी है, जबकि भुवन भर अर्थात जबकि सारा संसार इस समय सो रहा है और उस समय वो धनुर्धारी शिला पर बैठकर पहरा दे रहा है, तो वो कौन सा धनुर्धारी है। आगे कवि कह रहे हैं कि भोगी कुसुमायुध योगी सा।
कुसुमायुध यानी कि कामदेव। तो वह जो व्यक्ति है, वह जो मनुष्य है, वो किस तरह दिखाई दे रहा है? कामदेव की तरह सुंदर सांसारिक व्यक्ति है, पर वो योगी सा दिखाई पड़ रहा है। दृष्टिगत होना यानी दिखाई पड़ना। तो वह व्यक्ति कामदेव की तरह सुंदर सांसारिक होते हुए भी योगी सा दृष्टिगत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नई कविता लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।